आज हम ना एक और टॉपिक पे काम करेंगे। ठीक है। टॉपिक ये है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास यहाँ लगाओ ना, जो लाइटिंग बना देना इसकी जो भी है। ठीक है, अंधेरा ना हो। लग रहा है माहौल बनाया हुआ है पढ़ने का हमने। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि आज भी एक टॉपिक ऐसे कवर करेंगे कि आप लिख सको। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग लिख रहे हो, इट्स अ वेरी गुड साइन। और काफी अच्छा लिखा है। कुछ लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लिखा है एंड आई एम हैप्पी। जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस मिलेगी आपको। फिर वक्त के साथ आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और जब आप जवाब लिखेंगे पेपर में, तो हो सकता है कि किसी ऐसे एस्पेक्ट पे आप उस वक्त लिख रहे हो जो पहले नजर से गुजर चुका हो और जिस पे आप लिख चुके हो, तो और आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी तो राइटिंग प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी आपकी कि आपको लिखना आ जाएगा। आज हम जो टॉपिक, हमने पहला टॉपिक क्या स्टार्ट किया है, हाँ हल हो गया शाकिर। बल्कि शकील बेटा वो वही था, हल हो गया। अच्छा, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफबीआर के फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे, मगर कुछ इस तरह के एफबीआर के फंक्शंस पे लिखा जा सके। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो एक फंक्शन जो आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट भी करना है एग्जामिनर को। और आप भी प्रिडिक्ट करो और जहां पे आप चाहो मुझसे शेयर करो कि सर मेरे हिसाब से ना ये प्रिडिक्शन है। तो आप भी मुझे बताओ, इनपुट दो, ताकि मैं फिर आपको हेल्प कर सकूं उन एरियाज में भी जो आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से होंगी। मेरी एक प्रिडिक्शन है कि मुमकिन है कि वो कोई ऐसा सवाल बनाए जिसका कहीं मटेरियल ही ना हो। तो क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सीट कितनी है और पास कितने की है? तो कुछ तो करेगा ना। तो कहाँ जा सकता है? एक सीधा सीधा रोल है एफबीआर का, सीधा सीधा, जिस पर कोई सोचता नहीं है। एफबीआर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं है? और मटेरियल कहीं पे भी नहीं है। बताओ क्या करें फिर? तो मटेरियल बनाते हैं ना, आज हम बनाते हैं इसका। तो आज हम कवर क्या करेंगे बेटा? आज हम कवर करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे इससे। तो ये आपके नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी भी हो जाएगी, जो फिस्कल पॉलिसी है। कुछ फिस्कल पॉलिसी का बेस भी डल जाएगा आज। और साथ में हम जो दो चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एफबीआर का हम रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो एफबीआर के लिस्टेड फंक्शन हैं कहाँ पे एफबीआर एक्ट के अंदर, उसको भी गो थ्रू करेंगे। और अगर टाइम की कमी हो गई तो जबरदस्ती फिनिश नहीं करूंगा, अगली क्लास में भी ले जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज, ये हमारा एक टॉप की फर्म है, वहां से मैं उसका यूज कर रहा हूँ। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस वजह से इन्होंने कुछ अच्छे चार्ट्स बनाए हैं, इसलिए आपको समझाने में आसानी होगी, तो मैं वहां से। मगर बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजट, बजट एट अ ग्लांस। ये कोई फर्ग्यूसन का नहीं है, बेसिकली ये गवर्नमेंट का है। उन्होंने फिगर्स गवर्नमेंट के बजट पे उठाई हुई है, तो ये गवर्नमेंट का ही बजट है। ठीक है जी, क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? देखो, अगर आपको एफबीआर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रोल को समझना है या फिस्कल पॉलिसी को समझना है, द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द बजट डॉक्यूमेंट। इट शुड बी द बजट डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं भाई, अगर एफबीआर के फंक्शन अगली क्लास में जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना लिखने के लिए भी तो करूँ, ऐसा नहीं कि मैं भगाता नहीं जाऊं। ठीक है ना? मतलब अगर बिहार के फंक्शंस को मैं तीसरी क्लास पे ले जाऊं तो कोई मसला है? या आप लोग आप कहना चाहते हो कि नहीं? क्योंकि देखो, एक सवाल पक्का है यार, चार एरिया में से एक सवाल तो इस पे आएगा। तो तीन क्लासेस दे दें उसको दो की बजाय, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें लेके चलूंगा। ठीक है। तो मैं जबरदस्ती एंड नहीं करूंगा आज। मैं चाहूंगा कि आपको इतना कुछ समझा दूं ताकि आप लिख सको। देखो, मुझे खुशी पता है क्या हुई कि जब मैंने कल टॉपिक चेक करना शुरू किया ना बच्चों का, तो उसके लिए भी बच्चों के पास मटेरियल नहीं था। कैंडिडेट्स के पास मटेरियल मेरा दिया हुआ था, मगर उन्होंने मनूवर बड़ा अच्छा किया है। मनूवरिंग करते हैं ना, थोड़ी सी अपनी तरफ से मसाला डाल देना। तो दैट्स गुड थिंग, दैट्स गुड थिंग। अपनी तरफ से चीजें ऐड करो। लाजमी नहीं है कि जो चार चीजें मैं बता रहा हूँ, भाई मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ एक रास्ता, मटेरियल तो दे रहा हूँ, बट साथ में तुम अपना भी माइंड अप्लाई करो। तो इसमें भी इसी तरीके से हम जाएंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, आपकी फाउंडेशन बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि लिख सको। इसके थ्रू दो चीजें कवर होगी, एफबीआर का रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा होगा कौन सा, फिस्कल पॉलिसी, उसका फाउंडेशन बनेगा, जो अगली नहीं तो उससे अगली क्लास में स्टार्ट होगा। सबसे पहले आ जाओ भी बजट। बजट में क्या होता है? बजट में ये 2020 का और 23 का बजट है, जो लास्ट बजट था। ठीक है, क्लियर है? फिगर्स नजर आ रही है आप सबको?
ना नजर आए तो मुझे बताइएगा। इसमें सबसे पहले तो जो हम फोकस करेंगे करंट बजट पे करेंगे। मुझे एक बात बताएं, किसी भी एंटिटी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, किसी भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के दो डॉक्यूमेंट के मैं नाम ले रहा हूं, बताओ कब बनते हैं। एक उसकी इनकम स्टेटमेंट, दो उसका बजट, कब बनते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बजट कब बनते हैं बताएं जरा। एनुअल स्टेटमेंट एंड ऑफ द फिस्कल ईयर पे बनता है और एंड ऑफ द पीरियड पे। समझ आ रहा है फर्क, समझ आ रहा है। देखें बेसिकली जो फर्क है दोनों में, एक बनता है शुरू में और एक बनता है एंड में। ये हमारा आज का लेक्चर इस पे जाएगा, तो मैं नोटिंग भी करूं ताकि आपको हेल्प होती है नोटिंग से, ठीक है। तो साथ साथ आपको ये भी चीज मिल जाएगी। अच्छा जी, दो चीजों को मैंने कहा, दो चीजें कौन सी, दो चीजें। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, या एंटिटी, तो गवर्नमेंट भी एक एंटिटी है। तो क्या चीज हमने देखनी है, हमने देखनी है कि उसकी इनकम स्टेटमेंट, क्या खोया क्या पाया, ठीक है, कब बनेगी, इनकम स्टेटमेंट कब बनेगी, और दूसरा बजट कब बनता है। भाई देखिए, इनकम स्टेटमेंट तो बनती है फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर की एंड पे, और उस पे फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर हमारे मुल्क का कौन सा है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा हुआ है। हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना हमारा, उसमें लिखा है जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो जनरल लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जून एंडिंग का होगा। तो हमारी जून एंडिंग है, ठीक है, जून एंडिंग होगी। जून एंडिंग का मतलब जुलाई बिगिनिंग, ठीक है, जुलाई टू जून जिसका हम बजट बना रहे होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट उस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पे बनती है। एंडिंग का मतलब जब वो कंप्लीट हो जाए, एंड का मतलब क्या है, कंप्लीट हुआ। तो 30 जून के बाद, 30 जून के बाद इनकम स्टेटमेंट, 30 जून से पहले नहीं बन सकती, 30 जून पे भी नहीं बन सकती, उसके बाद बनेगी जब कंप्लीट हो जाए ना हमारा ईयर। और उसके अंदर बताई हुई फिगर्स रियल होती हैं, रियल और एक्चुअल, रियल या एक्चुअल होती है, ठीक है, कि इतने पैसे आए और इतने पैसे खर्च हुए, ये एक्चुअल फिगर्स होती हैं। जबकि बजट कब बनता है, बिगिनिंग पे, बिगिनिंग पे, और उसमें बताई गई फिगर्स, कोई लफ्ज सुनना चाहता हूं, उसमें बताई हुई फिगर्स एस्टिमेटेड होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं। तो ये एस्टिमेशन से सारे, इधर से पैसे आएंगे और इधर को जाएंगे, ठीक है, इधर से पैसे आएंगे इधर को पैसे जाएंगे, सही। अब देखिए एक चीज समझो, अगर, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे टॉपिक्स में से बजट भी टॉपिक है कहीं, क्या हमारे में कहीं पे बजट टॉपिक है, सिलेबस देखा आपने, बजटिंग नहीं लिखा भाई, फिस्कल पॉलिसी में नहीं है मगर कहीं बजटिंग लिखा है। तो बजट किसका आपसे एक्सपेक्ट किया, मुल्क का बजट तो समझो। फिस्कल पॉलिसी में नाम भी लिखा हो, फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट कनेक्टेड विद बजट। बजट, फिस्कल पॉलिसी और बजट एक चीज है भाई। तो मैं आपको ना आज बैकग्राउंड दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि फिर आप किसी भी एंगल से सवाल को कवर कर सको। एंगल चेंज करने से तुम नॉकआउट ना हो जाओ, ठीक है। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एपीआर का रोल। मगर साथ में हम फाउंडेशन किसकी बना रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी की। तो मैं उस वजह से आपके फाउंडेशन बना रहा हूं, ठीक है भाई। पहली चीज क्या हमने देखी कि बजट क्या होता है, बिगिनिंग पे बनता है। किसकी बिगिनिंग पे, फिस्कल ईयर की बिगिनिंग पे बनता है, और उसमें बताए हुए एस्टिमेट्स होते हैं। किस चीज के एस्टिमेट्स होते हैं बताओ, रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए यहां ना, देखिए जिस, एक चीज समझिएगा, हम डील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, यू आर अप्लाइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका टॉप फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के बारे में। अच्छा जी, एक चीज यहां, आप में से कोई भी इस एंगल को नहीं सोचेगा जो मैं अभी करने वाला हूं। वो ये करने वाला हूं कि मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया।
कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया? अगर बताया गया है तो वी आर सपोज टू नो इट, हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ना हमारा। अब इसलिए थोड़ा सा मैं एक पॉइंट वहां से लाऊंगा। ये देखिए सारे मैं एस्पेक्ट बताता जा रहा हूं। पहला एस्पेक्ट क्या था? बजट के बारे में कि बजट कब बनता है। दूसरा एस्पेक्ट में क्या ला रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन से ला रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ला रहा हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझा देता हूँ, फिर आर्टिकल दिखाता हूँ। छोड़ो, पहले समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, डरो नहीं, ठीक है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज को अच्छे तरीके से कवर करता है। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे लिखने में, फिर आर्टिकल शो कर देंगे, आप आर्टिकल ऐड कर देना। इस वक्त मैं आर्टिकल ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, ठीक है। देखिए पहली चीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए फिस्कल पॉलिसी के लिए। फिस्कल फेडरलिज्म, ये क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है जी? फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, फेडरेशन है, करेक्ट। फेडरेशन है ना, तो फेडरेशन में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? एनएफसी अवार्ड का पता है आप लोगों को? एनएफसी अवार्ड का पता है? ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। किसी न किसी सवाल में आपको यूज होंगी, देख लेना, तुम्हें फायदा होगा। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है जी? इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा? हमारा पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट में क्या होता है? सबसे पहले एक सेंटर की हुकूमत होती है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, या फेडरेशन में जो आती है, ठीक है, सेंटर। पहले किसी जमाने में उसको सेंट्रल कहा जाता है, इंडिया में आज भी सेंट्रल कहा जाता है। सीबीआर क्यों कहा गया था? क्योंकि कुछ वक्त पहले वर्ड सेंट्रल यूज होता था, तो सेंटर को फिर आगे चल के क्या कहा गया? फेडरेशन, फेडरल, तो वर्ड फेडरल यूज हुआ। तो हमारे पास फेडरल, एक फेडरल लेवल पे एक फेडरल लेवल है। फेडरल लेवल पे क्या होता है? फेडरल लेवल पे हमारा एक गवर्नमेंट है। उसके बाद क्या है? प्रोविंशियल लेवल। कम से कम ये दो होना जरूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट फेडरेशन। मगर फेडरेशन में एक और चीज भी होती है, कौन सी? लोकल लेवल। लोकल लेवल, ये तीन लेवल मैक्सिमम है फेडरेशन में, तीन लेवल, ठीक है। फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल, ये फेडरेशन कहलाता है। फेडरेशन, फेडरेशन के अगेंस्ट एक और भी निजाम है, एक और निजाम भी है फेडरेशन के, कंपेयर कर लो, आसानी हो जाएगी। उसे कहते हैं यूनिटरी। यूनिटरी फेडरेशन या यूनिटरी, दो अलग अलग है। यूनिटरी की सबसे कॉमन एग्जांपल है यूके, जहां एक ही हुकूमत होती है, जहां सूबे नहीं है, वहां सिर्फ हुकूमत एक है, निजाम एक है, बस सेंटर का। हाँ हाँ, काउंटीज हैं, काउंटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट, मगर सूबे नहीं होते वहां। तो जरूरी क्या पाया फेडरेशन के लिए? जरूरी क्या पाया? स्टेट, जैसे इंडिया में स्टेट बोलते हैं, बाकी जैसे कनाडा में स्टेट बोलते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंस बोलते हैं, तो फेडरेशन के लिए प्रोविंस का होना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे मुल्क में फेडरेशन है, फिस्कल फेडरलिज्म है, बताओ कितने लेवल्स हो गए? तीन हुकूमतें होना तय पाया, दो का तो लाजमी है, तीसरी कभी होती है कभी नहीं होती, मगर दो लाजमी है। पहली कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी कौन सी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीसरी कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। ये तीन है, तो तीनों को पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? टैक्सेस, टैक्सेस। आपको समझ आ रहा है? फिस्कल फेडरलिज्म, इसको ही तो फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। पैसे कहां से आएंगे? इन सारी चीजों पे मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन मैं आपको बातें समझाता जाऊंगा। अब सवाल ये है कि मैं क्यों ये चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फेडरेशन में कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इख्तियार करो। आपको देखिए कैसे चीजें मैं कनेक्ट करता हूं। तो फेडरल लेवल पे अब देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि फेडरेशन 4 मेजर टैक्सेस कलेक्ट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, बाद में आर्टिकल भी सारे शो करूंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? फिस्कल फेडरलिज्म को हम देख रहे हैं, उसके लिए हमने कहा फेडरेशन में 3 लेवल्स होते हैं। और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि फेडरल लेवल पे, पाकिस्तान पे में फेडरल लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। कौन से? कौन से? उनमें फेडरल लेवल पे एक टैक्स कलेक्ट होता है, इनकम टैक्स। दूसरा कलेक्ट होता है सेल्स टैक्स, मगर गुड्स वाला, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का। उसके बाद कौन सा कलेक्ट होता है?
फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कौन सा कलेक्ट होता है, कस्टम्स ड्यूटी। अब जरा सुनना, इन टैक्सेस को ये जो सारे टैक्सेस है ना, इन टैक्सेस को एक पूल में जमा कर दिया जाता है, पूल में सारे एक, जिसको कहते हैं डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल। सही है भाई, ऑनलाइन वाले समझ आ रहे हैं, डिविजिबल पूल में जाता है, जिसमें से अब जिसमें से क्या होता है, जिसमें से किसी को पता है तो बता दे, नहीं मैं बता रहा हूं, जिसमें से फिर एनएफसी अवार्ड के मुताबिक, एनएफसी क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, नेशनल फाइनेंस एनएफसी अवार्ड के फार्मूले के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें से फिर क्या होता है, इधर फेडरेशन को क्या मिलेगा और इधर प्रोविंसेस को क्या मिलेगा, इसका पूरा फार्मूला होता है। ये कहां लिखी है सारी बातें, कहां लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफबीआर का रोल सूबों की डेवलपमेंट में भी है। सूबों को पैसे यहां से आते हैं, सूबे एक तो अपना टैक्स खुद कलेक्ट करते हैं, कुछ जैसे सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, जैसे डेवलपमेंट सेस, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ये खुद कलेक्ट करते हैं, मगर उनका मेजर शेयर कहां से आता है, फेडरेशन से। और फेडरेशन वो कहां से पैसे देता है, एफबीआर के टैक्सेस से। तो एफबीआर का रोल हुआ कि नहीं हुआ पूरे मुल्क की तरक्की में, ठीक है। तो कनेक्ट इस तरह की से चीजें होंगी। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें हैं, अब आते हैं बजट की तरफ। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि अच्छा जी एक बजट स्टेटमेंट होगी, क्या होगी, बजट स्टेटमेंट होगी, एक बजट स्टेटमेंट होगी। उस बजट स्टेटमेंट में, उस बजट स्टेटमेंट में वो एनुअल बजट स्टेटमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ कहां पेश की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में। सेनेट में उसको पेश करना जरूरी नहीं है, सेनेट की कंसेंट नहीं चाहिए उसमें। ये मनी बिल होता है, सिर्फ कहां पेश किया जाता है, नेशनल असेंबली में, वहां से पास हो गया, कहानी खत्म। इसमें होती हैं दो चीजें, एक को कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट। हर डिपार्टमेंट हर काम के लिए कितने पैसे चाहिए उसने डिमांड किए थे, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो डिपार्टमेंट्स ने क्या मांगा, डिमांड फॉर ग्रांट, इतने पैसे दो, वो नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाता है। और उस डिमांड फॉर ग्रांट, जो भी होगा डिमांड फॉर ग्रांट उनका, ठीक है, वो डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब खर्चा है, इतने पैसे हम खर्च करेंगे। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या है, हमसे मुख्तलिफ कामों के लिए इतने पैसे मांगे गए और हम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। क्योंकि नेशनल असेंबली के सामने जो बजट पेश किया जाता है, कौन बजट पेश करता है, नो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्टर फाइनेंस में फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पेश करती है, फेडरल गवर्नमेंट बजट पेश करती है। जब पेश करती है तो क्या बोलती है, इतने पैसे खर्च करने के लिए चाहिए। तो वो किस फॉर्म में नेशनल असेंबली में पेश होते हैं, किस नाम से होते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट, ये वो पैसे हैं जो एक्सपेंडिचर के लिए मांगे जा रहे हैं। तो दूसरा, ये पैसे आएंगे कहां से, आएंगे कहां से, रेवेन्यू से आएंगे। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ दो चीजें ही तो बजट स्टेटमेंट में होती है, बजट स्पीच में दो बातें तो होती हैं, नए टैक्सेस ये लगा रहे हैं, ये रेट कम कर रहे हैं, सिर्फ टैक्सेस की बातें हो रही होती है, और दूसरा खर्चे की बातें हो रही होती है, यहाँ लगाएंगे, ये बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स बजट की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जो मैं आपको बजट स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ऐसे बनाओ, तो बन रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बजट डॉक्यूमेंट जो बनता है उसकी लीगैलिटी कहाँ है, किस कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। अब आखिरी पॉइंट, फिर मैं कुछ आर्टिकल शो करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब इन अदर वर्ड्स, बजट इज नथिंग बट एस्टिमेट्स। किस चीज के एस्टिमेट्स है बेटा, किस चीज के एस्टिमेट्स हैं, रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स को बजट कहा जाता है। ठीक है भाई, ऑनलाइन के बच्चों समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे, सिर्फ क्विक रिव्यू, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के उन रेलिवेंट आर्टिकल्स का। मैं क्विकली इसलिए कह रहा हूं कि इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाना। नहीं, यहां से नहीं, इधर से देख लेते हैं। अच्छा जी, एक है मजलिस शूरा, फेडरल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कोई भी आर्टिकल 70 में है। ठीक है, ये बजट का मनी बिल होता है। बंद हो जाता है। अच्छा जी, ये बेसिकली प्रोसीजर फॉर मनी बिल। मनी बिल क्या होता है? यही तो बजट होता है, मनी बिल बजट होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद चलें आगे थोड़ा सा। टैक्स टू बी लेविड, एक लफ्ज नोट कर लें, ये अभी इस पे बात नहीं हो रही मगर इसको याद कर लें। क्या? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और ये देखिए, ये बस दिखाना था। आर्टिकल क्या है इसका? 80, आर्टिकल 80, बस ये नोट कर लें, आपको सिर्फ ये दिखाना है। आर्टिकल 80, इसमें क्या लिखा है? एनुअल बजट स्टेटमेंट। ठीक है जी, और आर्टिकल 82 क्या है? प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये बस दो आर्टिकल के नंबर लिख लें ताकि आपको रेफरेंसिंग में काम आ जाए, बस इससे ज्यादा मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। तो बजट जो बना, ये जो बजट बना, इसके हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हमने बेसिस देख लिया कि कैसे बन रहा है। थोड़ा सा रिकेप दे दूं ताकि हम आगे बढ़ सकूं। हमने बात क्या की कि जी गवर्नमेंट एज इंस्टीट्यूशन एक इदारा है, तो उसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी ईयर एंड पे। बजट कब बनेगा? शुरू में, शुरू में बन रहा है तो उसका मतलब ये एस्टिमेट्स होंगे। फिर हमने कहा कि बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र है। कहाँ? फेडरल फिस्कलिज्म इसको कहा जाता है, जिसमें 3 लेयर्स हैं। अब यूनिटरी में प्रोविंसेस नहीं होते, हर गवर्नमेंट अगर अलग है तो उसको रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आता है? ये देखो, टैक्सेस कलेक्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट। कौन से मेजर टैक्सेस सारे उसके पास हैं, तो सारे किधर जाते हैं? डिविजिबल पूल में, डिविजिबल पूल में जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस फार्मूले के मुताबिक? एनएफसी अवार्ड के मुताबिक। और बजट स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, डिमांड फॉर ग्रांट और रेवेन्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाए उस डॉक्यूमेंट पे जो मैं आपको शो कर रहा था। कौन सा डॉक्यूमेंट? ये वाला डॉक्यूमेंट। अब आप मुझे बताएं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें फिर पहले लेफ्ट साइड पे देखें क्या क्या आ रहा है। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है बेटा, ये इन्होंने रिप्रोड्यूस किया हुआ है। पहले क्या लिखा है? टैक्स रेवेन्यू। दूसरा क्या लिखा है? दोनों को मिला के रेवेन्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि रेवेन्यू कितने किस्म का हो गया? दो। दो रेवेन्यू दो किस्म का हो गया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है? नो, वो भी तो लेवी है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू है, वो भी इंटरेस्ट। ओके, ओके, और कुछ? और पेनल्टीज। मगर एक सेकंड जरा थोड़ी फिगर दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये 7.004, अगर आप पॉइंट लगा की जगह, ये आपको क्या लगता है? ये 7 क्या है? मिलियन लग रहा है? मिलियन में बनता है बजट, ट्रिलियन है। इसको पॉइंट लगा दोगे तो ट्रिलियन हो जाएगा ना। पॉइंट लगा दोगे ट्रिलियन हो जाएगा, पॉइंट लगाने से ट्रिलियन होगा, बस 6 ट्रिलियन हो जाएगा। अदरवाइज ये बिलियन है, इसको बिलियन पढ़ेंगे। 7004 बिलियन, 7004 बिलियन। अगर हम इसको ट्रिलियन में पढ़ेंगे तो कितना? अब आप देखें 2 ट्रिलियन, भाईजान 2 ट्रिलियन तो इन सोर्सेज से थोड़ी आएगा। तो 2 ट्रिलियन कहां से गवर्नमेंट आ रही है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सुने, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? नहीं, एड नहीं है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। ये क्या है? गवर्नमेंट पेनल्टीज। यार क्या मिलेगा गवर्नमेंट पेनल्टीज?
देखिए असल में गवर्नमेंट कुछ सर्विस और गुड्स के लिए पैसे भी तो चार्ज करती है। गवर्नमेंट के कुछ, हमारा जो 1970s में नेशनलाइजेशन किया था और इंडस्ट्री को हुकूमत ने टेक ओवर किया था, तो हुकूमत चीजें बना के बेचती थी, बैंक्स हुकूमत के थे, तो बैंक सर्विसेज दे रहे होते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ अभी भी तो बाकी है। पाकिस्तान पोस्ट कमाता है तो कहां जाता है? इसका मतलब बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं उस रेवेन्यू को विच इज अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स द फी चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे जो चार्जेस लगा रहे होते हैं, वो चार्जेस यहां जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लिख लो भाई, लिख लो। यस, नेशनल बैंक वगैरह सब जो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के पैसे, बेशक वो कंपनीज हो, बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। डिविडेंड किसको देगा? गवर्नमेंट। पीएसओ स्टील मिल अगर कमाता, पीआईए कमाता, तो किधर जाते हैं? तो वो कॉर्पोरेशंस, मगर गवर्नमेंट के पैसे है ना, तो गवर्नमेंट के पास वो चले जाते, वो डिविडेंड के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जाते। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द फी or charges which government earns from supplying goods or rendering services. By supplying goods or rendering services. ठीक है भाई, समझ आई? अच्छा, अब हम आते हैं आगे, थोड़ा सा अब इस पे बात करते हैं ताकि हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली देख सकें। ग्रॉस रेवेन्यू कितना है जी? ये आपको ना याद होना चाहिए भाईजान, ये फिगर याद होनी चाहिए। फिस्कल देखो दो जगह काम आएगा आपको, ये पहले टॉपिक में भी काम आएगा, दूसरे में भी काम आएगा। रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? 7.004 बिलियन। पॉइंट में, यस पॉइंट में ट्रिलियन, पॉइंट बोल रहा है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 2000 बिलियन। ग्रॉस रेवेन्यू क्या एक्सपेक्टेड है? ओके, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। पब्लिक अकाउंट रिसीट्स नेट कर रहा है कोई, टोटल रिसीट्स हमारी ये एक्सपेक्टेड है। अब ये देखो क्या है, प्रोविंशियल शेयर को लेस कर रहा है। क्यों भाई प्रोविंशियल शेयर को लेस कर रहा है? बताओ क्यों? अब तुम्हें बजट समझ आएगा ना, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया तो समझ आएगा ना। ये वो पैसे हैं जो डिविजिबल पूल से सूबों को जा रहे हैं। प्रोविंस का शेयर कितना है? प्रोविंस का शेयर 4100 बिलियन, 4.1 ट्रिलियन। लिख लो भाई, नोट कर लो इस चीज को। ये आपकी फिगर फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ये सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं? तो सूबे क्या करेंगे? इसको खर्च करेंगे। तो एफबीआर का रोल देख रहे हो कैसे साबित हो रहा है? ये फिगर याद देखिए, मैं अगर सिंपली इतना लिखूं कि भाई शेयर गिवन टू एफबीआर, शेयर गिवन टू प्रोविंसेस थ्रू द एनएफसी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय एफबीआर, ये लिखूं, यहां साथ में फिगर लगा दूं, फर्क किस में होगा? फोर्स किस में होगा? मेक योर स्टेटमेंट्स पावरफुल, मेक देम फोर्सफुल, मेक देम स्पेसिफिक, तो यूज डेटा, यूज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना? अगर मैं इसी जुमले को जर्नल लिख दूं और विद फिगर लिखूं, फिगर कोड करूं, फर्क आ जाएगा ना। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा बेटा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये वो सीए फर्म का डॉक्यूमेंट है। इसमें और भी स्टैटिस्टिक्स जो काम आएंगे, मैं इसको इसलिए कहता इसमें चार्ट बनाए मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, नेट रेवेन्यू हमारा, ये फेडरल गवर्नमेंट का नेट रेवेन्यू। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसको देख के मुझे डर लगता है, इसको देख के मुझे डर लगता है कि ये मुल्क चलेगा कैसे। और अगर मुल्क चलाना है ना तो एफबीआर को ठीक करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, आपके मुल्क का खर्चा देखो, समझ आ रहा है भाई? इसे देख के मुझे डर लगता है कि हालात बुरे हैं। मैं तो अगले 5 साल जो है ना बहुत बुरे देख रहा हूँ, बहुत बुरे। लेकिन जब इंटरनेशनल लोन पे जाएंगे तो वो तो मेरी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे ना, ये करो वो करो। और अगर इस गैप को मीट करना है तो कहां से पैसे आएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और टैक्सेस कलेक्ट करें। बहरहाल आगे आ जाओ भाई, ये है एक्सपेंडिचर भाईजान, कितना एक्सपेंडिचर है? हाँ भाई, हाँ भाई बताओ ऑनलाइन के बच्चों।
ये है बजट तुम्हारा, इनकम देखो अपनी और बजट देखो, यही तो फिस्कल पॉलिसी है, यही तो फिस्कल पॉलिसी है। और किसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, इसी को तो कहते हैं। हाँ भाई, भाई 11.397 ट्रिलियन हमारा करंट एक्सपेंडिचर, करंट का मतलब समझते हो क्या, ये हुकूमत चलाने का खर्चा है, ये घर चलाने का खर्चा है, इसमें तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, इससे गुजारा होगा। अब तरक्की के लिए कितने रखे हमने, 1 ट्रिलियन, कहां तरक्की करेगा। अगर ये तुम डेटा याद कर लो तो तुम्हें इस्तेमाल करने में फायदा होगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 12.42, ये भाई हम अपनी तरफ से तो डेटा नहीं बना रहे ना, गवर्नमेंट का डेटा है ना। और उसके बाद आ जाओ डेफिसिट, ये डेफिसिट भाई देखें, फिस्कल पॉलिसी के 2 साइड होते हैं, रेवेन्यू नहीं, वो बजट की बात करें, और डेट, रेवेन्यू और डेट मैनेजमेंट, डेट लोन, डेट मैनेजमेंट, ये 2 चीजें होती हैं, ये 2 चीजें आपको पढ़ानी पड़ेंगी फिस्कल पॉलिसी के बाद। अब इसको मैं अभी आपका फाउंडेशन ले डाउन कर देता हूं। देखिए जी, डोमेस्टिक डेट ऑन नॉन बैंक हमारा कितना है, नॉन बैंक 2.4, बैंक 1.1, फॉरेन ग्रांट और लोन कितना है 3.1, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स 96, सरप्लस। मजे की बात सुनो, मतलब मजे की बात बताइए क्या है, मजे की बात यह है कि प्रोविंसेस का सरप्लस भी बचेगा। अब आप एक बात सुन ले सारे, प्रोविंस को कितना दिया था, झूठ झूठ नहीं दे रहा इतना, जबरदस्त 3.3 दे रहा है। आपको पता है क्या बोल रहा है, कहते हैं प्रोविंस का हक तो बनता है 4.1, मगर वो छोटे निक्के जो है नहीं होते, छोटे से वो छोटे छोटे बच्चे, उनको ज्यादा पैसे देंगे बिगड़ जाएंगे, तो उनको पैसे में इतने बच जाएंगे क्योंकि उनका बजट छोटा है। देखें जवाब क्या बनाया, सरप्लस, सरप्लस का उनको पैसे जरूरत नहीं है, उनको इस पैसे की जरूरत, उनके बजट के हिसाब से उनको पैसे जितने चाहिए ना, वो कितने हैं 3 बाकी क्या है वो मेरे पास रह जाएगा। इसका मतलब प्रोविंस का हिस्सा खाया जा रहा है, रोका जा रहा है, मजबूरी है यार, मुल्क चलाना है, वरना कैसे काम चलेगा बताओ ना। आप इस स्टेटमेंट को समझो, आपके फिस्कल पॉलिसी यही है, सारी चीजें के इसके गुण समझ के लिखेंगे आप, रटा लगा के नहीं। वो इकोनॉमी ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, वो जिसका नहीं पढ़ा हुआ उसकी अजाब हो जाएगा, बोरिंग नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी नजर में तो इंटरेस्टिंग है। देखो फिगर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चलो भाई आपको समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ एफबीआर का रोल बताओ इन डेवलपमेंट। मैं तो अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा ना, इस बजट को भी मैं डिस्कस करूंगा, मुझे सिर्फ मोटी मोटी बातें बताएं। इसी चीज को मैं आपसे कहता हूं कि बताओ एफबीआर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले जो तुझे बताओ कि एफबीआर का रोल है कि नहीं है कि नहीं है ना, मेन रोल है ना। सबसे पहले तो एफबीआर के टैक्सेस इस वक्त कितने हैं, सफिशिएंट कि इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है। तो एफबीआर अगर ठीक हो जाए और कलेक्टेबल टैक्स कलेक्ट हो और इकोनॉमी में भी इतनी जान हो, आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में जान है, लोगों के पास पैसा है, अगर एफबीआर चाहे सही टैक्सेस कलेक्ट करे तो ज्यादा टैक्स आने चाहिए ना, इसका मतलब इकोनॉमी में दम है। एफबीआर में अगर दम हो ना, एफबीआर में दम हो, एफबीआर सही टैक्स कलेक्ट करे, ये मुल्क अपने क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो पहले तो एफबीआर का नंबर 1 मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉइंट वाइज अगर मैं बताऊं ना, एफबीआर इज नॉट कलेक्टिंग सफिशिएंट टैक्सेस, साबित हो गया। नंबर 2, इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन ना स्पेसिफिक बताओ, सही कह रहे हो, फॉरेन डेट, वी आर डिपेंड। लिख लो बेटा, लिखो इन चीजों को यार, ये कहीं मिलेंगी नहीं तुम्हें, कोई थ्योरी नहीं है, ये चीजें हैं प्रोफेशनल। भाई देखो हम ना लैंडिंग, यस फॉरेन लैंडिंग, भाई पहला पॉइंट क्या है, एफबीआर इज कलेक्टिंग, साबित हो गया ना, इज कलेक्टिंग इनसफिशिएंट टैक्सेस, इनसफिशिएंट फंड्स, हमारा रेवेन्यू इनसफिशिएंट है। नंबर 2, इसलिए हम डिपेंडेंट किस पे, फॉरेन पे। अब मुझे बताओ एफबीआर क्या करे। नंबर 1, टैक्सेस की कलेक्शन इतनी हो कि हमारी इस फॉरेन लैंडिंग से तो जान छूटे, क्योंकि अभी मैं आगे दिखाऊंगा ना आपको,
समझ आएगी कि किस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े ताकि और पॉइंट्स आपको मिल सके, फिर आपका ये जवाब बन जाएगा एफबीआर का रोल और आपका साथ में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आए आगे एफबीआर की जरा डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स, ये थोड़ी सी और डिटेल्स है, ये समझाने में आसान है चार्ट की वजह से, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जरा गौर से देखिएगा, इधर देखिए भाई, ये हमारा है इन, पैसे इतने आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये है आउट, इधर जा रहे हैं। मेजर कैटेगरीज क्या है, पैसे कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं, ठीक है। और बोरोइंग की भी, ये दोनों देखिए। हमारे पास एक होता है सोर्सेस, पैसे के सोर्सेस, रेवेन्यू के, या पैसा पैसा बोलूंगा, रेवेन्यू नहीं बोलूंगा, सोर्सेस। और दूसरा है उस सोर्स को इस्तेमाल करके रिसोर्सेज क्रिएट करना, सोर्सेज से ही रिसोर्सेज बनते हैं, करेक्ट। तो गवर्नमेंट के लिए दो बड़े सोर्सेज होते हैं इनफ्लोज के, एक उसका अपना रेवेन्यू, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, और दूसरा बोरिंग, यहीं से पैसा आता है गवर्नमेंट का, जिसको वो फिर खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं, हालात आपने देख लिए। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज देखो इस चीज को, क्योंकि हमें टैक्स की तरफ रहना है, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, दोनों फिस्कल पॉलिसी में बोरिंग भी आता है, याद रखना, बोरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अगर फिस्कल पॉलिसी के दो पार्ट्स हों, तो दो पार्ट्स में एक है टैक्स, एक है, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, एक है टैक्स और एक है बोरिंग, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी फिर इंटरेस्ट रेट और सप्लाई ऑफ मनी पे होता है। तो आ जाए जी इस पे। सबसे पहले देखिए, अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, टोटल जितने बजट में टैक्स रेवेन्यू था, कितना था टैक्स रेवेन्यू, 7 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन में एक ले लेता हूं रफ फिगर में, 7.004 ट्रिलियन कहां से आएगा, इधर से आएगा। कहां से आएगा, इधर से। भाई देखो, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स कितना होगा, देखिए रिसीट्स का टोटल है ये, उस टैक्स का टोटल नहीं है, टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में पहले समझो कि टोटल रिसीट्स हमारी कितनी है, इतनी है टोटल रिसीट, टोटल रिसीट्स का परसेंटेज है, ठीक है जी। टोटल रिसीट, जरा गौर से देखो यार, और गौर से देखो तो तुम और डरना शुरू कर दोगे। भाई चलो मैं आपको समझाता हूं इस फिगर को। सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स है 15%, किधर है, ये इनकम टैक्स है, करेक्ट, सही है भाई, कलर मैच करो, ये है इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स ये है, जोड़ दो दोनों को, कितने हो गए, परसेंटेज में ऐड करते जाओ ना, 19 और 15 कितने हुए, 24। फिर एक कस्टम्स ड्यूटी ऐड करो इसमें, फिर एफईडी 2% ऐड करो। तो मुझे या अदर्स भी इसमें ऐड कर दो, कितने हुए, आपका 44% आ रहा है टैक्स से, और बोरिंग कितने परसेंट है, 46 बोरिंग है। तो मुल्क की हालात देख रहे हो क्या है, मुल्क के हालात देख रहे हो। और जो हमारी ये 46% बोरिंग है ना, उसका ब्रेकअप ये है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेन डेट पे, 42% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। 42 किसका, टोटल रिसीट्स का, ठीक है, 42%। अच्छा, अब बाहर आगे जाए, आउट, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बात समझ आए। भाई देखिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोविंशियल शेयर इन फेडरल टैक्स जो पैसे जा रहे हैं, जाएंगे ना भाई, चलो चले गए। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर याद कर लो, कितनी, डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग का क्या मतलब होता है, डेट सर्विसिंग का क्या मतलब होता है, लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट, लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट। अच्छा ये ठीक है, ये इंटरेस्ट की पेमेंट है और ये सेपरेटली गिवन है, फॉरेन लोन रीपेमेंट, यस, दोनों को मिलाएं, दोनों को मिलाएं। यार कैसे मुल्क चलेगा, आपका सारा पैसा तो गया बाहर। इस चीज में एक जॉन परकिंस था जिसने इकोनॉमिक हिटमैन लिखी थी, और इकोनॉमिक हिटमैन का ये सबूत है। उसने कहा था कि मुल्कों को लोन देके मिसयूज करवाया जाता है ताकि तरक्की भी ना करें और ऊपर से वो पूरी इनकी इकोनॉमी जकड़ ली जाए, ऐसे होता है। फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंस, फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंस इंक्लूडिंग पेंशंस 14%, हुकूमत चलाने का खर्चा। हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स का क्या है, हुकूमत भाई और सरकारी ऑफिस के एसी बंद करो, उनकी गाड़ियां बंद करो, बचाओगे फिर भी कितना, ऑस्टेरिटी मेजर्स लाएंगे कितना, कुछ भी नहीं, हार्डली 1-2% भी मुश्किल से होगा। असल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी है ये।
डिफेंस एंड सर्विसेज पे सारी दुनिया रोती है जी पैसे जा रहे, पैसे जा रहे, पैसे जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? अगर आपके मुल्क को एक एक्टिव पावरफुल एनिमी से वास्ता पड़ा हुआ है, नहीं खर्च करोगे तो कब्जा हो जाओगे फिर। और परसेंटेज क्या है भाईजान? 9%। देखिए एक अलग बात है कि उनके लिए कुछ कहीं और से भी पैसे रखे होते हैं। मैं बढ़ा के अगर डिफेंस पे 12% भी कर दूं, 13% भी कर दूं, 15% भी कर दूं, कुछ नहीं है कंपेयर टू द जो लोन की पैसे जा रहे हैं। सिर्फ आपके मुल्क का ये वाला जो डेट सर्विसिंग है, सिर्फ आपकी जो डेट सर्विसिंग इंटरेस्ट पे जो पैसे दे रहे हो यार, ये हालत है। अच्छा जी, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये देखो ये होगी तरक्की, यहां आके एफडीआर का रोल है। जितना वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगा ये परसेंटेज बढ़ेगा। हम घर नहीं चला पा रहे, हम खाना नहीं खा पा रहे, तो हम बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? हम एक रूम कैसे बनाएंगे? पहले घर तो चलाएं। और ग्रांट्स एंड ट्रांसफर से 6% के। हाँ अली सही कह रहा है, कहते हैं सीएसपी ऑफिसर्स का पेट्रोल बंद करना चाहिए। इससे होगा क्या? कर लो, होगा क्या? असल मुल्क तरक्की कब करेगा? जब आपके पास इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा जी, अब ये चीज वही सेम चीज है, इसको लाते हैं इस तरीके से कि देखिए डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, ये इन टर्म्स ऑफ फिगर्स हैं, पहले परसेंटेजेस थी अब फिगर्स हैं। वर्कर वेलफेयर फंड की कंट्रीब्यूशन है, फिर कस्टम्स, फिर सेल्स टैक्स। अब मुझे एक बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है? सेल्स टैक्स। कितना है वो? 3.076 ट्रिलियन। और इनकम टैक्स कितना है? आपको लगता नहीं है कि ये एक डिस्पैरिटी है? डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी। दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स टोटल बजट का 60 to 65% होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस से कंपैरिजन में डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इस मुल्क का गरीब पिस रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को बराबर देने पड़ते हैं। कंजप्शन पे ये टैक्स है, तो कंजप्शन तो नेसेसिटीज की हर कोई करता है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आप जरा पॉइंट्स लिखें, फर्दर पॉइंट्स लिखें। पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि जी एफबीआर की जो टैक्सेस की कलेक्शन है वो टोटल सोर्सेस, एफबीआर का रोल हम बता रहे हैं ना, रोल बताना है ना, तो एक पॉइंट क्या लिखेंगे कि जी टोटल जो रेवेन्यू है, रिसीट्स हैं, रिसीट्स में जो एफबीआर कंट्रीब्यूट करता है, रिसीट्स, टोटल रिसीट्स में एफबीआर कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? हमने एड अप किया था 15, 19, 2, 6 और 1, बल्कि 43 कर दो, अदर्स को छोड़ दो क्योंकि ये टैक्स नहीं है, हमें क्या पता। 43%। तो टोटल रिसीट्स के 43% कंट्रीब्यूट कर रहा है एफबीआर। दिस इज अ रूल, ठीक है। और उसके बाद सूबों के लिए, ये जो हमने बात की थी ना, ये फेडरेशन के लिए था, याद रखना, ये फेडरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। फेडरेशन की टोटल रिसीट जो खर्चे के लिए होंगी उसका कितना परसेंट था? 43। और सूबों के लिए कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो यहां से जा रहा है वो सूबों के लिए, वो इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लिखेंगे। कितना नंबर था वो? 4 पॉइंट, शाबाश। नहीं हम वही लिखेंगे यार, जो है वो 3.0 नहीं है, सरप्लस को छोड़ दो, हम लिखेंगे वही चीज, ये 4.1। यानी टोटल फेडरल रिसीट्स, जो टोटल फेडरल रिसीट्स है उसका 43% एफबीआर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एफबीआर सब्सटेंशियल पोर्शन, जो हमें अभी सामने नहीं है फिगर, हम किसी लेटर स्टेज पे देखेंगे कि उस चारों सूबों का फिर हमें बजट सामने रखना पड़ेगा कि उनके लिए ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। बट लेट मी टेल यू, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, सूबों का मोर देन 60% या मे बी मोर देन 60% यहीं से आता है, एफबीआर के रेवेन्यू से आता है। तो एफबीआर अगर 4.1 ट्रिलियन सूबों के लिए जनरेट करता है और सेंटर के लिए भी 43% कैलकुलेट कंट्रीब्यूट करता है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट रोड है। बट हम कंक्लूजन वही रखेंगे कि हम फिर भी समझते हैं कि इनसफिशिएंट फंड्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाली जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को हम एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हमारी फिगर्स थी, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा आप सबसे, यहां आ जाए। ये परसेंटेजेस क्या हैं? ये परसेंटेजेस भी देखिए सेम चीज के अलग अलग वे में कैलकुलेशंस किए इन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा यही से मैं आपको समझाता हूं। भाई टोटल ये है रेवेन्यू,
कौन सा रेवेन्यू है? टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू में टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स टैक्स की कितने परसेंट हो गई, और इनकम टैक्स की कितनी हो गई, और एफईडी की कितनी हो गई, और कस्टम्स की कितनी हो गई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा टैक्स सेल्स टैक्स है और 44% है वो, इनकम टैक्स 37% है और कस्टम्स 14% है। अब इसमें ऑब्वियसली फोकस किस पे होना चाहिए? कस्टम्स ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं बढ़ सकता, ये यहीं पे रहेगा या और कम होगा, मगर ये भी एक किस्म का डाइंग टैक्स है, तो फोकस शुड बी ऑन इनकम टैक्स इधर रूम में, क्योंकि जितना सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे ना उतना अवाम पे बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि जब गुड्स को हम टैक्स कर रहे हैं तो कंजप्शन करने वाली ज्यादा तो गरीब लोग हैं, तो बर्डन बढ़ेगा, तो फोकस शुड बी हियर, इधर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एफडीआर को इसकी कलेक्शन बढ़ानी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़े चलें। अब ये हमारी समरी थी, इस बजट की स्टेटमेंट पे मैं दोबारा आऊंगा, एक दफा फिर आऊंगा, और अब आप मुझे बताएं कि अगर हमें कहा जाए कि मुल्क की तरक्की, अब ये तो था वो चीजें जो बेस्ड अपॉन स्टेटिस्टिक्स थी, कुछ कंक्लूडिंग बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कौन सी चीजें जरूरी है? हमने कहा टैक्सेस जरूरी है। टैक्सेस आते कब है? मैं बस ये कंक्लूडिंग कुछ ऑब्जर्वेशन दूं ताकि आपको ये भी पॉइंट्स काम आएंगे। देखिए जब इकोनॉमी में दम होगा तो टैक्स होगा ना। एक बंदा, आप समझते हैं कि एक ऑलरेडी टैक्सेस जो कलेक्ट हो रहे हैं क्या ये कम है क्या? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है अपना खर्चा कम करो, एक है अपना रेवेन्यू बढ़ाओ। क्या हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं? इसमें से कौन सी चीज थी जो हम कहें कम करो? जो आपने बजट स्टेटमेंट देखी, क्या चीज थी जिसमें हम कट मार सकते हैं? भाई आपके मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है ना, जो उन्होंने हमें फंसा दिया ना, जो फंसा दिया ना हमें, अब हमें लोन चाहिए ताकि लोन की पेमेंट कर सके। हम मुल्क चलाने के लिए लोन नहीं लेते, मुल्क वैसे ही चल जाएगा, मुल्क चलाने के लिए इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए पैसे चाहिए। हमें लोन इसलिए चाहिए कि हम एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से उनको वापस कर सके। तो अब एक एक ऐसे क्राइसिस में, एक ऐसे साइकिल में मुल्क फंसा हुआ है जो कि इस साइकिल से निकलने के लिए एफबीआर हैज टू प्ले अ की रोल। दो लोगों को या दो इदारों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक एफबीआर को। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो मुल्क तरक्की। देखिए बात समझे, एक बात समझें, देखिए एक बूढ़ी खातून हो जिसके पास 5,000 गज का बंगला हो, मगर वो विडो है, उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 5,000 गज के बंगले पे वो 50,000 का टैक्स नहीं भर सकेगी, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वर्थ नहीं है, उसके पास करंट कैश नहीं है, कहां से पे करेगी? तो जिस बिजनेसमैन से हम कहते हैं ना कि जी एफबीआर को ना उसको मार के उसे पैसे निकालने चाहिए, वो बंदा दे सकेगा आपको टैक्सेस दे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को रोल प्ले करना पड़ेगा। मेरी नजर में गवर्नमेंट को चंद चीजों पे फोकस, अपार्ट फ्रॉम एफबीआर में जनरल बात करूं, मैंने कहा ना जनरल कंक्लूडिंग बात होगी, फिर मैं आगे जाऊंगा। जनरल कंक्लूडिंग बात यह है कि अगर आपके मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो कि नो कंप्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, जीरो टॉलरेंस, तो देखो फिर आपके लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे। सबसे पहले हमें बाहर से पैसा भी नहीं चाहिए, एफडीआई की जरूरत मैं नहीं समझता। हमारे अपने लोगों के पास पैसा है, लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है पैसे लगाऊंगा फंस जाएंगे, ये रिटर्न नहीं है, फैक्ट्री जल जाएगी और मसाइल होंगे। और अगर आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ऐसी हो तो बाहर से भी लोग आएंगे। तो इकोनॉमी मुल्क निकालने के लिए एफबीआर अकेला काफी नहीं है कि एफबीआर को ठीक कर दो, एफबीआर को पावर दे दो फौज वाली, एफबीआर को पावर दे दो कि लोगों को गोली मार दे, 5 रुपए जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। बिलीव मी, एफबीआर की पावर बढ़ाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की करेगा इकोनॉमी ग्रो करने से। जब साइज ऑफ द केक बड़ा होगा तो एफबीआर को शेयर मिलेगा, मुल्क को शेयर मिलेगा। साइज ऑफ द केक छोटा है, कितना काटोगे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री लगेगी। और दूसरी एक एरिया है इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना, आईटी,
आईटी डॉलर में कमाते हैं, ये पैसे मुल्क में नहीं लाते, उस पर तवज्जो करने की जरूरत है। हुक्मरान को मेरी नजर में ना ये जो सियासी इंस्टेबिलिटी है ना मुल्क को तबाह करती है, मैं बताऊं लिटरली तबाह करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को खुद नहीं पता कितने दिन रहूंगा तो क्या मेहनत करेगा, वो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग करेगा, क्या करेगा, क्या उसको सोचेगा, क्या उसका दिमाग कहाँ चलेगा, हुकूमत बचाने पे या मुल्क की तरक्की देने पे। मुझे एक बात में आप बस लास्ट बात बता रहा हूँ भाई, मुझे बताओ किस किस मुल्क का टाइम जोन हमसे मैच करता है, जो डेवलप कंट्री हो, कुछ तरक्की याफ्ता हो, जिनसे हम ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो। जापान का मैच करता है, चाइना का मैच करता है, कोरिया का करता है, इंडोनेशिया का करता है, मलेशिया का करता है, सिंगापुर का करता है। क्यों नहीं इनको हम यहां से सर्विसेज दे सकते हैं? कौन सोचेगा, कौन सोचेगा? हुकूमत ने सोचना है ना। ठीक है, एनीवे बेटा, अब आप आ जाएं एफबीआर के फंक्शंस की तरफ। मैंने आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी है, अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल, उस पर थोड़ा सा ना आपने अपने हिसाब से भी इनपुट डालना है। सवाल क्या है प्रैक्टिस करने के लिए कि ये चेंज कर रहा हूं, अगर आप देखिएगा, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और मैं समझा दूं कि इसमें एक्सपेक्टेड क्या है, डिस्कस। देखिए एक बात समझो, इसमें ना मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव बताओ हाँ अच्छा रोल प्ले कर रही है, डिस्कस बोल रहा हूं, डिस्कस, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो। एफबीआर प्लेज की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इस स्टेटमेंट को क्या करना है, डिस्कस। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये बताओ कि अच्छा रोल प्ले कर रही है, ये कर रही है, ये भी बताओ कि रोल नहीं प्ले कर रही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और एंड पे उसको आप कंक्लूड करो। डिस्कशन मांग रहा हूं मैं आपसे। आप अगर इसको डिस्कस की जगह इवेल्युएट लिखना चाहते हो, क्रिटिकली डिस्कस, यस क्रिटिकली डिस्कस चाहता हूं मैं आपसे, कर लोगे? कोशिश करेंगे? चले मैं आपको एक क्लू दे देता हूं सबको इस पे। अगर किसी को जिस जिस तरीके से मैंने चीजें बताई आपको, अगर कोई जिसके पास टाइम हो और थोड़ी सी अराउंड रीडिंग करना चाहता है, तो गूगल करें टैक्सेस का रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां से आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। टैक्सेस, आप मतलब पाकिस्तान नहीं है, टैक्सेस का रोल इन डेवलपमेंट, टैक्सेस का रोल इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के में टैक्सेस क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा गूगल करके आप चाहो तो यहां से एडिशनल चीजें ला सकते हो, क्योंकि एफबीआर भी टैक्सेस ही कलेक्ट करता है। सही है। अच्छा, अब हम जाते हैं सेकंड टारगेट की तरफ। आज का ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है भाई, ऑनलाइन सारे बच्चे नोट कर लो भाई। सही है। अच्छा, अब एक हमारा पॉइंट था, सेक्शन 4 में मौजूद था, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको मेंशन किया था। अब वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे और एफबीआर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये जी सेक्शन 4 है। ऑनलाइन के बताओ, आपको नजर आ रहा है सारा कुछ? टैक्सेस इज रेवेन्यू मेजर और पॉलिसी टूल। टैक्सेस इज रेवेन्यू मेजर एंड पॉलिसी टूल नहीं बेटा, टैक्सेस इज
अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो थोड़ा सा अलग चीज चली जाएगी, क्योंकि टैक्स है ही रेवेन्यू मेजर ना। टैक्स बजाते खुद क्या है, रेवेन्यू मेजर टूल है, पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का की टूल है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा क्विकली हम गो थ्रू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा है, द बोर्ड शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म ऑल सच फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट एंड इंक्लूड फॉलोइंग नेमली। अब क्या क्या होगा, सबसे पहले अब ये चीजें, ये लिस्ट है गिवन एक लॉ में, एफबीआर के अपने एक्ट में कौन कौन से फंक्शंस एफबीआर ने परफॉर्म करने लिस्टेड है। तो जब भी अगर कोई जनरल नेचर का सवाल बनता है एफबीआर के फंक्शंस पे कि डिस्कस दी फंक्शंस, तो हम ये फंक्शंस लिखेंगे वन बाय वन। अब इसमें फंक्शंस किसी मखसूस ऑर्डर में नहीं है कि जी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन पहले हो और लेस इंपॉर्टेंट बाद में हो। इस ऑर्डर को आप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं समझिएगा, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नहीं समझिएगा, ये रैंडमली लिस्टेड है। तो इंप्लीमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ये फंक्शन है एफबीआर का। इंप्लीमेंट टैक्स रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की एफबीआर एक ऐसी वाहिद एजेंसी है या डिपार्टमेंट है जो कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग रिफॉर्म्स, कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग रिफॉर्म्स। हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, लोकल या इंटरनेशनल, जिसके तहत रिफॉर्म्स चल रहे हैं। रिफॉर्म्स, मुझे एक बात बताएं, ये इन इटसेल्फ एडमिशन है दो चीजों की। जब हम कहते हैं ना कि जी उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो किस चीज की एडमिशन है कि अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं हो रहा, और दूसरा फिर एडमिशन किस चीज की है कि ये प्रोग्रेसिव इदारा है। क्यों प्रोग्रेसिव है? उसने अपनी गलती को आइडेंटिफाई किया, शॉर्टकमिंग को आइडेंटिफाई किया, हालात और वाकयात और एनवायरनमेंट को समझते हुए खुद को चेंज करके आगे बढ़ने की एक जस्तजू कर रहे हैं। तो वन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वन ऑफ द फंक्शन क्या एफबीआर का, एफबीआर जो हेड ऑफिस बैठा हुआ है उससे कभी पूछा जाए ना, बता तूने क्या किया, तो किस पैरामीटर पे पूछा जाएगा, ये तुम्हारे काम थे। वन ऑफ द काम जो तुम्हें दिया गया था वो कौन सा था, रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना। बताओ पिछले 10 साल में आपने कौन से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। तो ये फंक्शन है एफबीआर का। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, to promote voluntary tax compliance and to make the board a service oriented organization. वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस का क्या मतलब है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और एफबीआर सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, ये फंक्शन ये कैसे परफॉर्म करेगी। सबसे पहली बात ये है कि जब हमारे मुल्क में नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ने के बाद हर एक टैक्स पेयर से इंडिविजुअली टैक्स कलेक्ट करना पुराने मेथड से मुमकिन नहीं रहा। पुराना मेथड क्या था, पुराना मेथड ये था कि हर टैक्स पेयर से कहा जाएगा कि आप अपने इनकम, अपने टैक्सेस को हमारे पास लाओ, हम चेक करेंगे और जितना टैक्स बनेगा हम बताएंगे। यानी एफबीआर के ऑफिसर को उस वक्त कहा जाता था असेसिंग ऑफिसर। वो क्यों असेसमेंट करता था, टैक्सपेयर क्या कहता था, मेरी ये इनकम, एफबीआर वाला कहता था रुको मैं बताऊंगा तुम्हारी क्या इनकम, लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लाओ अपनी सेल्स और परचेज की डिटेल, मैं चेक करूंगा और बताऊंगा। तो हुआ क्या, नंबर ऑफ टैक्सपेयर बढ़ने से ये मुमकिन नहीं रहा। तो दुनिया के वो मुमालिक जहां पे पहले ही नंबर ऑफ टैक्सपेयर ज्यादा थे, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे, ये कौन सा, वॉलंटरी कंप्लायंस, जिसके मुताबिक कानून किसके लिए बनता है, सिटीजन के लिए, और सिटीजन उसे फॉलो करेगा खुद। लॉ में लिख दिया गया कि ये टैक्स तुम पे खुद कैलकुलेट करके दोगे। हाँ अलबत्ता जो नहीं देगा उसे बाय फोर्स दिया जाएगा। तो टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस एंड मेक बोर्ड अ सर्विस, पहली बात वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस बताओ किस तरीके से प्रमोट की गई है, बताएं। कोई नाम सुनना चाहता हूं जो आपने पहले भी यूज किया है, हारून ने तो इस्तेमाल कर लिया, थ्रू सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, एफबीआर के सारे कवानीन ऐसे बनाए गए हैं कि टैक्सपेयर खुद असेसमेंट करेगा।
सेल्फ असेसमेंट, टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस एंड टू मेक बोर्ड अ सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड का क्या मतलब है? सर्विस ओरिएंटेड का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है लॉज की जिसके लिए बनाई गई उसे समझ ही नहीं आते। जो टैक्स पे करने का सर्विस ओरिएंटेड में अब चंद बातें देखें क्या क्या होंगी। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसीलिए एफबीआर के पास एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या कहलाता है? वो टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड एजुकेशन, टीएफडी। टीएफडी, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड एजुकेशन। टैक्स पेयर फैसिलिटेशन और एजुकेशन का डिपार्टमेंट बनाया ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके, एजुकेट किया जा सके। फिर सर्विस ओरिएंटेड कैसे बन सकता है? सर्विस ओरिएंटेड पहले मैन्युअली रिटर्न फाइल होते थे, लोग आके मैन्युअली रिटर्न लाइनों में खड़े होते थे। अब क्या कर दिया उसको? ऑनलाइन घर से बैठ के फाइल करो, कोई आने की जरूरत ही नहीं है। इस हद तक के इवन अपील फाइल करने का जो काम फर्स्ट अपील में होता है वो भी ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन कर दिया था कि घर में बैठ के आप आराम से, जैसे बैंकिंग ऑनलाइन होके घर से हम करते हैं ना, बैंक जाते ही नहीं है, वैसे ही टैक्स के काम भी अब घर से किए जा रहे हैं। तो हो गया ना ये सर्विस ओरिएंटेड। और क्या है? और इसके अलावा क्या है? पेमेंट, पेमेंट मैकेनिज्म्स। पहले बैंक में जाते थे, बैंक में जाके पैसे जमा करते थे, अभी भी जाते हैं, मगर न्यू चैनल्स, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पेमेंट एफबीआर ने अडॉप्ट किए। इवन ऑनलाइन टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन अपने अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस हद तक के एटीएम कार्ड का यूज भी आने वाला है कि आप गए एटीएम पे, वहां से आपने टैक्सेस पे कर दिया। तो इससे क्या है? ये रोल परफॉर्म करना है क्या? प्रमोट वॉलंटरी कंप्लायंस and make board a service oriented organization and to implement comprehensive policies and programs for education and facilitation of the taxpayers, stakeholders and employees in order to develop the board into a modern efficient authority। देखिए सबसे पहली बात एक समझे, जो फंक्शन एफबीआर परफॉर्म कर रहा है सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? वो टैक्स कलेक्ट करना। और टैक्सेस इस मुल्क में पहले दिन मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड विदाउट अ लॉ। इसका मतलब है कि टैक्सेस की पेमेंट, टैक्सेस की कलेक्शन इज गवर्न्ड बाय अ लॉ। वो लॉज, और वो भी टैक्स के, आर बाय देयर वेरी नेचर वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उन लॉज को लोगों तक अंडरस्टैंडेबल बनाना मुमकिन नहीं है अनलेस एक इफेक्टिव क्या हो? एजुकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, एजुकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर। मेरी नजर में जाती तौर पे एफबीआर वॉलंटरी कंप्लायंस को, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सर्विस ओरिएंटेड भी है, बट इस फंक्शन में एफबीआर इज लैगिंग बिहाइंड। टैक्स पेयर्स की एजुकेशन और फैसिलिटेशन पे जितना कुछ किया जा सकता है एफबीआर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्या आप अगर चाहो एजुकेशन फैसिलिटेशन, अगर कोई चाहे एफबीआर से खत लिखे एफबीआर को, ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं, इस ट्रांजैक्शन में बताओ फला कानून मेरे पे क्या अप्लाई होता है, जवाब ही नहीं आता। वकील लिखता है कि मेरा एक क्लाइंट है उसको ये मसला है, सदियों बाद जवाब आता है। तो ये एजुकेशन और फैसिलिटेशन नहीं है, यहां थोड़ा सा लेख कर है। अच्छा, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट इसके बाद ये है, फंक्शंस बहुत ज्यादा है। टू अडॉप्ट मॉडर्न effective tax administration methods, modern effective tax methods, और क्या? information technology systems, policies in order to consolidate assessments। ये मैं आखिर में करूंगा अहमद, अभी मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा फिर ग्रुपिंग कर दूंगा। ठीक है, अभी इंडिविजुअली समझ जाओ बेटा, क्योंकि मैंने कहा था ना क्लास की बिगिनिंग में कि अगर तुम लोगों को टेंशन नहीं है अगली क्लास में जा सके तो आपने कहा था ठीक है, तो मैं पहले इसको समझाऊंगा फिर ग्रुपिंग कर दूंगा, सारे की सारी ग्रुपिंग करके फाइनल जो होगा ना आपको एक बनी बनाई चीज मिल जाएगी। तो एक चीज क्या है इसके अंदर, देखिए एफबीआर के फंक्शंस में क्या है? अडॉप्ट लिखा है ना, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, तो क्या फंक्शन? अडॉप्ट मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। भाई बताओ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स कौन से? मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं। एक इसकी एग्जांपल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स की। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स का मतलब क्या है कि एफबीआर एडमिनिस्ट्रेशन करता कैसे।
एक ओल्ड स्टाइल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स दी जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दे दी जाती हैं जी। मसलन डिस्ट्रिक्ट कैसे यार, ये है एसएसपी साउथ, ये है डीसी साउथ। इसका मतलब क्या है कि इंतजामिया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये पूरा साउथ इसके अंडर में आएगा। ये भी इंतजामिया का एक तरीका है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पहले से होता था, एरियाज होते थे, सरगोदा का कमिश्नर, टैक्स कमिश्नर, ठीक है, बहावलपुर का टैक्स कमिश्नर। मगर देखा गया कि अगर सरगोदा के अंदर भाई अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो एक बंदे को तो नहीं आएगी ना। तो बजाय एरिया असाइन करने के एफबीआर एक नए सिस्टम पे गया, और ये लफ्ज लिख लीजिएगा, वो है फंक्शनल डिवीजन। फंक्शनल डिविजन्स क्रिएट की गई रादर देन jurisdiction based upon land area, rather than land area। क्योंकि दुनिया भर में मॉडर्न मेथड यही था कि आपका टैक्स ऑफिसर, आपका टैक्स कलेक्टर उस इंडस्ट्री को जानता तो हो, जिस इंडस्ट्री से। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है? बेस्ड अपॉन इंडस्ट्री, बेस्ड अपॉन ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि बेस्ड अपॉन फंक्शन। अब दो तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेशन में एफबीआर ने इसको इंप्लीमेंट किया, इस रोल को परफॉर्म किया। कैसे? एक तो कहा बैंक्स, तो कमिश्नर किसका होगा? बैंक्स का। और उसमें भी कमिश्नर कौन सा होगा? ऑडिट, इन्फोर्समेंट, लीगल। आप समझ रहे हैं? स्पेशलाइजेशन। भाई देखिए, एक बंदे का लीगल बैकग्राउंड है, लॉ किया हुआ है, वो लीगल फंक्शन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट फंक्शन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब हम कहते हैं ना फंक्शनल डिवीजन, तो काम के फंक्शंस तोड़ दिए, सारा काम एक को देने के बजाय उसको एक हिस्सा दे दिया जो बेस्ट वो कर सकता है। तो एक jurisdiction is given based upon sector and further divided by divisions। कौन सी divisions? functional divisions। और functions की example क्या है? audit function, enforcement function, legal function, ये इसकी examples हैं। ठीक है जी। To adopt modern effective tax administration methods, information technology systems, FBR कंप्लीटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्लीटली मूव करने की कोशिश कर रहा है टू पेपरलेस एनवायरनमेंट। और एक बात सुनिएगा, एफबीआर का आईटी इज कंपेयर टू ऑल अदर गवर्नमेंट्स बहुत बेहतर। कैसे? उन्होंने एक बना दिया इदारा, कंपनी, नाम क्या उसका? प्राल। उसके थ्रू उन्होंने क्या किया? सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए। अब इस हद तक आईटी सिस्टम्स में आगे है कि टैक्स पेयर को जो खत जाता है ना, नोटिस, वो भी ऑनलाइन जाता है, उसका जवाब भी ऑनलाइन आता है। तो कोई जरूरत ही नहीं है, खर्चा बच गया, टैक्स पेयर को ढूंढते रहो, ठीक है। और दूसरा, फाइलें गायब हो जाती थी, अब फाइलें गायब भी नहीं होती। कहां से गायब करेगा? कहां से गायब करेगा? कर दो गायब, फाइल गायब हो भी गई, पड़ी होगी पोर्टल पे, निकालो जी उसका। समझ रहे? तो बहुत ये वाला फंक्शन जो है ना, क्या? टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट असेसमेंट्स। फिर क्या है? इंप्रूव प्रोसेस, ऑर्गेनाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन, वाइडन द टैक्स बेस। ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं। रजिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना। भाई मुझे एक बात बताओ, नए टैक्स पेयर एफबीआर कैसे डिटेक्ट करेगा? पहले करते थे सर्वेस, जाते थे जी फला रोड पे जाओ, कौन सी नई दुकान खुली है, कौन सी नई बिल्डिंग बन रही है, और सर्वेस फिजिकली किए जाते थे। इस हद तक के परवेज मुशर्रफ के जमाने में तो फौज यूज हुई थी, फौज पूरे एरियाज का सर्वे किया गया था। घरों में वो जाके, वो शॉप्स पे जाके वो स्टॉक की असेसमेंट के लिए लोग गए थे। अब कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो चुकी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से टैक्स पेयर रजिस्टर को, मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो अपनी मार्केटिंग नहीं करता? और मार्केटिंग के मेथड्स अब कहां चले गए हैं? ऑनलाइन। तो कौन सा ऐसा टैक्स पेयर है जो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो? ऑफिस में बैठ के उनको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है?
वाइडन द टैक्स बेस, यही उसी से न्यू टैक्स पेयर आएंगे तो टैक्स वाइड होगा। मेक डिपार्टमेंटल रेमेडीज मोर एफिशिएंट इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एंड रिडक्शन और रेमिशन ड्यूटी पेनल्टी एंड टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट लॉज। ये क्या है कि डिपार्टमेंटल रेमेडीज इफेक्टिव हो। किस चीज की रेमेडीज एफिशिएंट कौन सी हो? इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्सेस। देखिए इसमें दो एंगल है, एक डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट को इफेक्टिव करना। जब हम कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट है, तो सेल्फ असेसमेंट कभी भी इफेक्टिव नहीं होती अनलेस के एफबीआर इन्फोर्समेंट फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। इन्फोर्समेंट फंक्शन क्या है कि लॉ की वायलेशंस ना हो। टैक्स पेयर को जरूरी थोड़ी है कि ऑडिट्स में पकड़ पकड़ के उनको चेक किया जाए, उनका वैसे ही डेस्क ऑडिट करके देखा जाए कि कौन से टैक्स पेयर से जो प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर रहे, चीजों को सही से फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा, टैक्स पेयर ये जो रेमिशन होता है, रिडक्शन रेमिशन, ये रिफंड्स को कहते हैं, रेमिशन वापसी को कहते हैं। तो रिफंड्स वगैरह के हवाले से भी एफिशिएंट होना चाहिए। आपको एफबीआर रिफंड देता है कभी? क्यों नहीं देता? जब मेरा हक है तो दो ना, और अगर मेरा हक नहीं था तो मुझे प्रोसिक्यूट करो, फ्रॉडियो को प्रोसिक्यूट करो ना, ताकि एक दफा एग्जाम्पल बन जाए। जिसका हक है फौरी दे दो। इस हद तक अगर कोई गलत रिफंड क्लेम करे, गलत रिफंड क्लेम करे तो लटका दो ना उसको। मगर जायज लोगों के पैसे फंसे होते, उनके बिजनेसेस मिलियंस ऑफ बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कंपनीज के फंसे होते, क्यों नहीं दे रहे हो? दे देना उनको वापस। तो इंप्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव क्या ह्यूमन रिसोर्स। ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है ना, ये उसका हिस्सा है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी का हिस्सा है। भाई देखें ये तीसरा बैच ले रहे हैं वो। तारीख में कभी भी इतनी इंडक्शन नहीं की गई यंग लोगों की इस लेवल पे जितनी अभी की जा रही है। 80s में कोई इंडक्शन की गई होगी तो की गई होगी, तो इसका मतलब क्या है? इस चीज पे तवज्जो दी जा रही है, इस फंक्शन पे। तो आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ये एम्प्लॉइज के लिए एक प्रोसेस रखा गया था। ये इंटरनल जॉब पोस्टिंग क्या है, इसकी इजाजत है एफबीआर को। ये क्या है कि एफबीआर को कहा गया कि जी आपके एम्प्लॉइज विद इन द डिपार्टमेंट ऐसे विंग्स होंगे जहां सैलरी बेहतर होगी, मसलन एलटीओ, मसलन एमटीओ, ये शुरू की बात बता रहा हूं। और वहां जो पोस्टेड होगा उसकी एक सैलरी ऊपर होगी। एलटीओ एमटीओ में पोस्टेड होगा उसको 1 सैलरी ज्यादा मिलेगी, बेसिक सैलरी एक ज्यादा मिलेगी। अब कैसे सिलेक्शन करेंगे? इंटरनल जॉब पोस्टिंग के जरिए। सिलेक्शन कैसे करेंगे? आईजेपी के थ्रू। अब सुनिएगा, आईजेपी के थ्रू सिलेक्शन करेंगे। ये क्या होता है? अभी एम्प्लॉइज अप्लाई करेंगे कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, उसका इंटरव्यू होगा, पास हो गया उसको भेज दिया जाएगा। ये शुरुआत थी, इम्प्लीमेंट होके खराबी हो चुका है। अब क्या हुआ? पहले ये होता था, आईजीपी का कॉन्सेप्ट लाए थे जी हम इंटरनल जॉब पोस्टिंग ताकि बन सके। अब क्या हुआ? हर जगह डबल सैलरी, एलटीओ में भी डबल सैलरी, आरटीओ में भी डबल सैलरी, एमटीओ में भी डबल सैलरी। अब जो एम्प्लॉय आता है ना उसका एक रस्मी इंटरव्यू होता है। रस्मी नाम क्या है, क्या करते हो? अच्छा ठीक है, चलो भाई आईजीपी पास, आपको डबल सैलरी शुरू। एफबीआर में शायद ही अब डबल सैलरी को रोकने का ना पनिशमेंट यूज होता है, इसकी सैलरी रोक दो, डबल सैलरी वो पनिशमेंट में यूज होता है। बेसिकली ये एक तरीका था एम्प्लॉइज में एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फर्क करने का। ठीक है, ये पावर क्या थी? एफबीआर का फंक्शन क्या था? एफबीआर इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू एम्प्लॉइज को मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जो बेहतर एम्प्लॉइज हैं वो अच्छी जगह पे जा सके। ग्रांट एडिशनल अलाउंस और एनी अदर इंसेंटिव और रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स। मैं एक चीज सबको बताऊं, आपने ना इस लिस्ट से पहले इंडिविजुअली समझ जाओ, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं सबको फिर क्लासिफाई करके दे दूंगा। इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है? वो पहले से ही मैं आपको करके भेज दूंगा। तो ग्रांट एडिशनल अलाउंस और अदर इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स, भाई ये क्या है? ये देखें, बेसिकली जो सैलरी है उसके ऊपर बोनसेस,
उसके ऊपर अलाउंसेस, एडिशनल अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, रिवार्ड्स। ठीक है, अब एक जगह पे ऑलरेडी ये तजुर्बा हो चुका है और बड़ा अच्छा रहा, वो है SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, और इसके अलावा बाकी भी इस मॉडल को फॉलो करते हैं। वो ये है कि अगर टारगेट मीट हो गया, नंबर 1 पहले डिपार्टमेंट का, SRB का एज अ होल, नंबर 2 उस इंडिविजुअल ऑफिसर का, तो उसको बोनस मिलेगा। और बोनस इतना अच्छा होता है कि वो मार्केट सैलरी से भी उस ऑफिसर को ज्यादा लेके जाता है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, हर वक्त सीरियस ले रहे हैं जॉब को। अब एक मिसाल सुनो, हमारे मुल्क में क्या करप्शन है, बिहार में करप्शन है। इस करप्शन की वजह से वो मुल्क को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? सबसे ज्यादा FBR की करप्शन का बेनिफिशियरी कौन है? ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज। ये चीज सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि करप्शन का बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा टैक्स ऑफिसर है। नहीं है, सबसे ज्यादा इस करप्शन का बेनिफिशियरी टैक्स पेयर है, क्योंकि वो 90 रुपए बचाता है तो 10 रुपए रिश्वत में देता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो वो हुआ करप्शन का। वो क्यों करप्शन खत्म होनी चाहिए उसके बाद। और सबसे बड़ा लूजर कौन है इस प्रोसेस का? स्टेट, अवाम, वो लूजर है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। 100 रुपए ही नहीं आए ना, 10 रुपए टैक्स ऑफिसर की जेब में चले गए, 90 रुपए उस टैक्स पेयर ने अपने पास रख लिए, 100 रुपए का नुकसान तो अवाम का हुआ ना। अब सवाल ये है कि अगर इसे खत्म करने का तरीका सोचा जाए, तो वो जो 10 रुपए टैक्स ऑफिसर किसे ले रहा था, वो हुकूमत दे दे तो हुकूमत को नेट गेन कितना होगा? टॉक टू मी 90। दैट्स द डील। फरिश्ते बैठा दो ना, शायद वो ईमानदारी से काम करें। ठीक है, मेरे जैसे लोग जिनको माँ बाप ने ना डे 1 से हलाल हलाल हराम हराम हलाल हराम का, वो ऐसे होंगे जो बहुत कम, लेस देन 1% होंगे कि जो कहें कि नहीं जी हमने 1 रुपया नहीं लेना, और कहीं और से हमने किचन तो चलाना है ना यार, वो मतलब वो कुछ और करेंगे हम, या को खानदानी भी बिजनेसेस हो, जमीनें हो, कितने होंगे। तो FBR को या हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? मेरी नजर में ये वाला फंक्शन अगर FBR ठीक परफॉर्म करे ना, तो रेवेन्यू मेरी नजर में 9 गुना बढ़ा सकते हैं, 9 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा रेवेन्यू। कॉस्ट तो बढ़ेगी मगर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर है टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स टू कॉम्बैट क्या? वही करप्शन within the organization under the board and provide checks to ensure integrity of the employees, that is verified periodically through applicable procedure which shall be made one of the criterion for promotion incentives. इसके लिए एक विंग है जिसको INI कहा जाता है। INI क्या होता है? इंटेलिजेंस एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके लिए बनाया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है फाइनल की, हमारी क्लास 6:30 तक थी। अच्छा, अब इस तरह है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इसी तरीके से, ईच एंड एवरी फंक्शन की वजाहत करूंगा, एग्जाम्पल्स देता जाऊंगा। फिर ईच एंड एवरी फंक्शन को मैं मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर ऐड कर दूंगा कि ये FBR का HR फंक्शन है, ये FBR का IT फंक्शन है, ये FBR का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, मैं अलग अलग, ये FBR का फाइनेंस फंक्शन है। एक मेजर कैटेगरीज देके आपको क्लासिफिकेशन कल कर दूंगा कि जी FBR के फंक्शंस टोटल जो है ना वो 5 या 6 हैं, और उसके सब पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, तो आपके लिए इजी टू मैनेज करना हो जाएगा। और इस पे अगर इस होल भी लिखना पड़ा तो लिख लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने पहला जो टॉपिक हमने आज कवर किया है, जिसको डिस्कस किया, उस पे आपने कब तक मुझे राइट अप देंगे? आप कल तक दे सकते हो, या एक टाइम आपको एक दिन और दे दिया जाए? चले एक दिन और, इसका मतलब मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं, जिसमें आपने थोड़ा सा, आप बेशक अगर आप इधर उधर से भी अगर देखना चाहो तो देख लो, मगर टॉपिक क्या था? FBR प्लेस की रोल, ये इकोनॉमिक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिस्कस। इसकी स्टैटिस्टिक मैंने डिस्कस कर लिए, बजट से मैंने शो कर दिया आपको,
सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब आप इस पे लिखो, ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन के बच्चों बताओ जरा, कोई सवाल है आपका बेटा? शेयर कर दें पीडीएफ नोटिंग, ठीक है बेटा, ये पीडीएफ की मैं नोटिंग शेयर करता हूँ। मेरी अगली बेटा फाइनल की क्लास होती है, मैं उसके पूरी बात शेयर करूंगा, ठीक है जज़ाकल्लाह। और कोई भी सवाल? क्लास कर दें प्लीज बेटा। आदिल ग्रुप में आप हो, ग्रुप में आ जाता है। और दूसरा, जैसे ही आप पोर्टल पे आ जाओगे तो पोर्टल पे लिंक हो, लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा लुबना ये मिल जाएगी आपको पोर्टल पे, इसका पोर्टल होता है, और ग्रुप पे भी लिंक शेयर करवा दूंगा। पहले वाली असाइनमेंट कब तक चेक होगी बेटा? सिराज, हर असाइनमेंट पूरी से चेक होके नहीं मिलेगी, हर असाइनमेंट में से सिर्फ मैं आपको करूंगा क्या, एज अ होल 2-3 असाइनमेंट्स हो जाएंगी, फिर आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। आप लिखते रहो, आप लिखते रहो बेटा। फिस्कल पॉलिसी 22-23 गो थ्रू करनी है या 21? देखो बेटा, एनुअली बेसिकली हमने 20 फिस्कल पॉलिसी की जहां तक बात है, अगली क्लास आने दो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कवर होगा। बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी के स्टेटिस्टिक्स होंगे वो अपडेटेड होंगे, मगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जो पब्लिश करती है वो एनुअली करती है। तो जो इस वक्त फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो 21 वाला है, ठीक है। तो हम उसको गो थ्रू करेंगे, मगर मैं आपको अगली क्लास में फिर बताऊंगा कि हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करें। असाइनमेंट मुझे ईमेल करनी होती है, असाइनमेंट आप मुझे ईमेल करोगे, और ईमेल मेरा ये है, ATARIQUETUNIO, तारीख चुनियो कंटिन्यूसली क्या होगा, हाउ कैन वी सबमिट आवर असाइनमेंट, इस पे, ठीक है अली। और कुछ भाई? नो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्लास में इशू, नेट ऑब्स्ट्रक्शन। शकील आप रिकॉर्डिंग में देख लो इस लेक्चर को, मैं लेक्चर शेयर करवाता हूँ, ठीक है जी, अभी अपलोड करवा देता हूँ। ओके जी, चलो बेटा, कल की क्लास में दोबारा हम यहीं से करेंगे, और राइटिंग पे फोकस रखना। जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको कि राइटिंग बहुत जरूरी होगी, और मैं कल की क्लास का जो है ना वो जो ग्रुप जो है ना, जरूर ग्रुप में देखते रहें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे करस्पॉन्डेंस होती रहेगी, ठीक है जी। चले भाई, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है जी। कोई सवाल नहीं है फर्दर? जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच। कौन सा वाला? कौन सा? अच्छा, ये भी कर दे।